नमस्कार। आज लगभग 15 मिनट की देरी हुई और इस देरी के पीछे एक छोटा सा कारण कि आज पूरे देश से जुड़े हुए जो हमारे राष्ट्रवादी लेखक संघ की जो थिंक टैंक है, जो विचार दल है, उसकी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक हुई और उस बैठक में राष्ट्रवादी चिंतन को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक विमर्श हुआ। इस बैठक में गोरखपुर से आदरणीय डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी, लद्दाख से आदरणीय डॉक्टर प्रदीप कुमार दास, मऊ से आदरणीय डॉक्टर सर्वेश पांडे जी, मध्य प्रदेश से डॉक्टर अतुल गुप्ता जी, तमिलनाडु से डॉक्टर आनंद पाटिल जी, महाराष्ट्र से डॉक्टर धन्य कुमार विराजदार, इलाहाबाद से हितेश मिश्रा, हमारे सचिव लखनऊ से अनूप कुमार जी, दिल्ली से सिद्धार्थ उपाध्याय आदि सारे लोग जुटे और एक सार्थक बातचीत हुई। और इस सार्थक बातचीत में हमारे जो अच्छे सहयोगी हैं वो भी सम्मिलित थे, राहुल पाठक, आदित्य विक्रम श्रीवास्तव जी आदि भी इसमें सम्मिलित रहे। और एक तो यह निर्णय लिया गया कि एक वेब पत्रिका राष्ट्रवादी विषयों को आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभ की जाए। यूँ तो सोशल मीडिया पर राष्ट्रवादी विचारों का पर्याप्त समावेश है, पर्याप्त विचार मिलते हैं, लेकिन इसमें 2-3 संकट हैं। कुछ लोग राष्ट्रवादी विचारों को क्षति पहुंचाने के लिए, बदनाम करने के लिए तथ्यहीन बातें सोशल मीडिया पर डालते हैं और जो सामान्य नागरिक हैं, जो राष्ट्र हित में सोचते हैं, उन्हें सत्य मान लेते हैं और सत्य मानकर उन्हें आगे बढ़ाने लगते हैं, अग्रेषित करने लगते हैं। और फिर उसके बाद जो वर्ग इनको डालता है वो इन्हीं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, देखिए ये सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, ये फेसबुक यूनिवर्सिटी है। तो राष्ट्रवादी लेखक संघ के माध्यम से पूरे देश के राष्ट्रवादी विचारकों को एकजुट करके संदर्भ, साक्ष्य और प्रमाण सहित लेखन की परंपरा प्रारंभ करने का विचार है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रवादी लेखन पहले नहीं हो रहा था, लेकिन राष्ट्रवादी जो लेखन पहले हो रहा था उसकी सबसे खास बात ये थी कि वो अधिकांश अकादमिक था और अकादमिक होने के कारण वो जन सामान्य के समझने में उसमें बहुत सारा गतिरोध था। हम जन सामान्य तक तथ्यों को पहुंचाना चाहते हैं और इस प्रकार से पहुंचाना चाहते हैं कि कभी कोई जन सामान्य उस तथ्य को आगे बढ़ाए तो उसके पास संबंधित संदर्भ होना चाहिए जिससे कोई उस पर प्रश्न न खड़ा कर सके। और इसी उद्देश्य से ये वेब पत्रिका की बातचीत चल रही है और इसमें जो एक रफ जो प्लान हुआ है वो ये हुआ है कि प्रतिदिन एक आलेख किसी विषय पर सोशल मीडिया पर डाला जाएगा। पूरा महीना होने के बाद उसको पुस्तकाकार दिया जाएगा और एक ही विषय पर
जो आलेख होंगे उनको लघु पुस्तिकाओं के लिए रूप में, शोधार्थियों के लिए संदर्भ पुस्तिका के रूप में उनको उपलब्ध कराया जाएगा, ये विचार बना है। और निश्चित रूप से जब ऐसे विचारों की बात आती है तो इन कार्यों के लिए आर्थिक आवश्यकताएं पड़ती हैं, और क्योंकि वामपंथियों को, इस्लामिक जिहादियों को, ईसाई मिशनरीज को विदेशों से पर्याप्त धन और सहायता उपलब्ध रहती है, और वहीं दूसरी तरफ बहुत समय तक केंद्रीय सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकार भी समर्थन देती रहती है। हमें जो कार्य करना है वो कार्य समाज के लिए करना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि समाज इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेगा, समय की नजाकत को समझते हुए इसमें साथ देगा, संबल प्रदान करेगा। एक महत्वपूर्ण विषय है नवबौद्धों का। नवबौद्धों का जो ये महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय में सबसे संकटपूर्ण स्थिति है वो ये है कि हमारी एक बहुत बड़ी पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को विकृत तथ्य देकर भ्रमित किया जा रहा है, और न केवल भ्रमित किया जा रहा है बल्कि उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। उदाहरण के लिए मैं आज 2-3 नाम लेता हूँ। एक हमारे अनूप जी के मित्र हैं कौशल वर्मा। कौशल वर्मा से जब हमारी बातचीत शुरू हुई तो विषय था कि सामाजिक भेदभाव को कैसे मिटाया जाए, और निश्चित रूप से चिंतनीय विषय है कि सामाजिक भेदभाव मिटना चाहिए, सामाजिक भेदभाव को मिटाने के लिए कार्य होना चाहिए। अब समस्या ये थी कि जब सामाजिक भेदभाव पे बात हो रही है और हम उनसे कह रहे हैं कि 2 कदम हम आगे आ रहे हैं, 2 कदम आप आगे आओ, मिल के काम करो, तो मिल के काम नहीं करना चाहते। उनका कहना था कि पहले हम मिल के काम तब करेंगे, पहले ये बताइए कि मोदी ने ये पीएम केयर फंड क्यों बनाया। अब आप समझ लीजिए कि किस तरह से ब्रेन वॉश किया गया है कि उन्हें वार्ता नहीं करनी है, अभी तो उन्हें गतिरोध उत्पन्न करना है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये डाला जा रहा है कि ये मुट्ठी भर यूरेशियन डीएनए के लोग जो सत्ता पर कब्जा किए हुए हैं, बड़ा आश्चर्य होता है कि किस तरह की भ्रामक अवधारणा है सत्ता पर कब्जा किए हुए हैं। ये लोग हम पे शासन कर रहे हैं और हम इन्हें किनारे करके एक दिन हमारा शासन होगा। और जब ये मन में भाव उत्पन्न हो गया कि हमारा शासन होगा, तो फिर वो हमसे वार्ता क्यों करेंगे? उन्हें तो अपने अभियान को और गति प्रदान करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भ्रमित करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ब्रेन वॉश करना है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, या उनके शब्दों में कहें तो जो यूरेशियन डीएनए वाले जो लोग हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोग अत्यंत कुटिल मानसिकता के हैं। वो सोचते कि जादू हो जाएगा। यह युग डेमोक्रेसी का युग है, कोई जादू नहीं होने वाला। यह वैचारिक द्वंद्व का समय है, यह वैचारिक संघर्ष का समय है। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में जब वैचारिक द्वंद्व होते हैं तो जिस विचार को जितने अधिक लोग मान्यता देते हैं वह विचार स्थापित हो जाता है, चाहे भले ही वह भ्रामक हो, चाहे भले ही वह कुतर्कों पर आधारित हो, चाहे भले ही वो मिथ्या पर आधारित हो। यह प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का एक नकारात्मक पक्ष है। और इस नकारात्मक पक्ष के कारण ही हम आज़ादी के बाद से जो हमारे राष्ट्र का एक सम्यक विकास होना चाहिए था वो नहीं हो सका है। हमें बहुत सारी बातें पता ही नहीं है। उदाहरण के लिए, जिस मनु स्मृति को लोग
पानी पी पी कर गालियां देते हैं, कोसते हैं। इस मनुस्मृति को सन 1800 से पहले प्राय लोग जानते ही नहीं थे। मनुस्मृति की पहली प्रति मद्रास के निकट किसी गांव के एक ब्राह्मण ने अपनी पारिवारिक ख्याति के रूप में मद्रास में स्थित एक पुस्तकालय के लाइब्रेरियन को दी। ये सन लगभग 1800 से और 1850 के बीच का समय होगा। मैं इसका संदर्भ मैं ढूंढ रहा हूँ, अभी मुझे तत्काल नहीं मिला, लेकिन ये संदर्भ में मैं पढ़ चुका हूँ, मेरी जानकारी में है। और जैसे ही वो मनुस्मृति की प्रति ब्रिटिशर्स के हाथ में लगी, उन्होंने उसको प्रकाशित किया। उस हस्तलिखित प्रति को सबसे पहले अनुवादित करके अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया। अब आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जिस मनुस्मृति की हम इतनी चर्चा करते हैं, वो मनुस्मृति मुद्रित रूप में पहली बार जी आनंद पाटिल जी जो है शायद कुछ सूत्र दे रहे हैं। ये सूत्र है, मनुस्मृति पहली बार जब मुद्रित रूप में आई, जब प्रकाशित हुई, तो वो अंग्रेजी भाषा में हुई और तत्पश्चात कहीं वो, अब आप समझिए, संस्कृत भाषा की मनुस्मृति तमिल लिपि में अनुवादित होकर सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती है और उसके बाद उसका विस्तार होता है। उसके बाद उसका विस्तार होता है और पूरे देश में वो ऐसे प्रचारित हो जाती है कि जैसे हर एक प्रत्येक घर में मनुस्मृति रखी हुई है। और इससे पहले जितने भी राजा महाराजा जो भी थे, वो उस मनुस्मृति के पन्ने खोल खोल कर जो है उससे शासन कर रहे थे। ऐसा एक वातावरण तैयार कर दिया गया है कि औरंगजेब भी शायद उस मनुस्मृति को ही पढ़ के अत्याचार कर रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तैमूर लंग उस मनुस्मृति को पढ़ के ही आया और यहाँ के निवासियों को उसने उन पे अत्याचार किया, आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली भी शायद जो है मनुस्मृति ही पढ़ रहा था, नादिर शाह भी शायद जो है मनुस्मृति ही पढ़ रहा था। एक मनुस्मृति का नाम लेकर इतना बड़ा एक काल्पनिक हवा महल खड़ा कर दिया कि जिसको देखो वो मनुवाद और मनुस्मृति की बात करता है। और इस प्रकार से ब्रेन वॉशिंग किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो इस नव बौद्धवाद से जुड़ा हुआ है, वो धरातल पर तर्कों के साथ बात तक नहीं करना चाहता। यह बड़ा दुखद है। और जो लोग सनातन संस्कृति के पक्षधर, सनातन संस्कृति के जो अनुयायी लोग हैं, यदि वो यह सोचते हैं कि सारी चीज़ जादू से हो जाएगी, तो वह बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। इसी प्रकार से मैंने अपने पिछले वक्तव्य में वोल्गा से गंगा पुस्तक के विषय में बताया। और इस वोल्गा से गंगा जो पुस्तक है, इसमें राहुल शांकृतायन ने किस प्रकार एक कल्पना करके यह सिद्ध करने की कोशिश की कि पुष्यमित्र सुंग के बाद पुष्यमित्र को आलम्बन मानते हुए राम की कल्पना की गई। बड़ा आश्चर्य होता है। तो जैसे मैंने मनुस्मृति के बारे में आज एक तथ्य दिया कि ये मनुस्मृति सन 1800 के बाद प्रकाश में आई। उससे पहले लोग मनुस्मृति के बारे में जानते तक नहीं थे और उसके बाद प्रचार हो गया। सन 1800 से लेके और सन 1900 के बीच में इतनी क्रांतिकारी चीज़ें हुई हैं कि बहुत सारी चीज़ों को लोग नहीं जानते थे। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध भारत में पैदा हुए, यह तथ्य भी लगभग 1850 के बाद जानकारी में आया। सन 1700 के बाद यह जानकारी में आया
कि अशोक नाम का कोई शासक था और उसने जगह जगह शिलालेख गड़वाए थे। और तो और जिन बुद्ध की हम बात करते हैं उन बुद्ध का पहला जीवन विवरण इस्लामाबाद यानी कि तक्षशिला के पास एक अभिलेख मिला धातु पर। उस अभिलेख के माध्यम से उनके जीवन के विषय में जानकारी हुई। ये इतिहास के ऐसे पहलू हैं जो हमारी युवा पीढ़ी को ज्ञात तक नहीं है। पहली बात, हमारी युवा पीढ़ी को ज्ञात तक नहीं है। दूसरी बात, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, इतिहास के विद्यार्थी तीन प्रकार से। पहले नंबर पे वो विद्यार्थी जो 10वीं क्लास तक अनिवार्य विषय के रूप में इतिहास पढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे इतिहास के वो विद्यार्थी जो इतिहास विषय लेकर परास्नातक तक पहुंचते हैं। और तीसरे नंबर पर इतिहास के वो विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय इतिहास का अध्ययन करते हैं, जिससे वो कंपटीशन को क्वालिफाई कर सकें। मजे की बात ये, तीनों प्रकार के विद्यार्थी वास्तविक इतिहास के बारे में कि हमारा इतिहास किस तरह से डेवलप किया गया है जानते तक नहीं है। और वामपंथियों द्वारा जो लिखित इतिहास है, उस इतिहास को पढ़ते समय एक जैसे हम जिस समय हम फिल्म देखते हैं तो फिल्म देखते समय हमें मालूम है कि ये फला हीरो है, ये फला हीरोइन है, ये फला विलेन है, ये फला कॉमेडियन है। हम सब कुछ जानते हुए भी जो उसकी कहानी होती है उस कहानी में खो जाते हैं, रच बस जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम वामपंथियों द्वारा विकृत तथ्यों के आधार पर इस इतिहास को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा युवा मन है, मैं अपने ऊपर जो मेरे साथ बीता मैं उसको सोचते हुए, और मुझे लगता है कि जो मेरे साथ बीता वो सबके साथ बीता होगा, हमारे युवा मन पे एक दृश्य बनता है, वो ऐसा काल्पनिक दृश्य होता है कि हम भारत के विषय में, अपनी सनातन संस्कृति के विषय में ठीक ढंग से जान तक नहीं पाते हैं। भ्रम इतना बड़ा कि जिस घृत कुमारी को आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी औषधि के रूप में उल्लेखित किया गया है, आजादी के बाद वह घृत कुमारी, जिसको गांव में ग्वाल का पट्टा कहते थे, बहुतायत में मिलती थी। लेकिन न तो अंग्रेजों ने और न आज़ादी के बाद जो शासन आया उसने, बल्कि मैं बहुत ईमानदारी से कहूँ, मैं अंग्रेजों को क्यों दोष दूँ। अंग्रेजों तक हमारी आयुर्वेद की जो उपचार परंपरा थी वो चल रही थी। आज़ादी के बाद धीरे धीरे करके ये जो वैद्य प्रणाली जो थी हमारे यहाँ गाँव में, इस पर प्रतिबंध लगाया गया। आयुर्वेद को एकदम बेकार की चीज़ मान लिया गया। और सच बात यह है कि आयुर्वेद के जो सरकारी कोर्स डेवलप हुए, BAMS आदि, वो एक प्रकार से एलोपैथिक की नकल के ऊपर निर्भर थे। जबकि हमारे यहाँ पे आयुर्वेद के वैद्यों की गांव-गांव के स्तर तक एक बड़ी परंपरा थी, लंबी परंपरा थी। और वो घृत कुमारी जब अमेरिका की अनुसंधानशालाओं से एलोवेरा बनकर आता है, उसके गुणों को जो अमेरिका वर्णित करता है, तो जो वामपंथी आयुर्वेद को बेकार की चीज़ समझते थे, जो पश्चिमवादी आयुर्वेद को बेकार की चीज़ समझते थे, अचानक वो सारे लोग आयुर्वेद को महत्व देने लगे। और इतना महत्व देने लगे कि बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी, कोलगेट जैसी, वो अपने टूथपेस्टों में नीम लाने लगे, लौंग लाने लगे, नमक लाने लगे, और तो और पता नहीं कहाँ से ढूंढ के उसकी जो ताकत है, जो शक्ति है, वो वेद की शक्ति बताने लगे। और ये कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम अपने ज्ञान को ऊपर ला रहे हैं, वैसे वैसे ये परिवर्तन आ रहा है।
आज जो राष्ट्रीयता की लहर हमारे देश में जो दिखाई दे रही है, उसके पीछे इस ज्ञान के ऊपर आना, ज्ञान का ऊपर आना एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसे में राष्ट्रवादी विचारों के जो प्रबुद्ध जन हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि इस ज्ञान को ऊपर लाने की जो इस समय जो धारा बह रही है, इस पे सघनता से कार्य करें, परिश्रम पूर्वक कार्य करें, एकजुट होकर कार्य करें। आज में जो वोल्गा से गंगा का जो प्रसंग है, इस वोल्गा से गंगा के प्रसंग में जो रामायण का प्रसंग था, उसके ठीक विपरीत तथ्य आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ मालूम हो, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक व्यक्ति जो भारत की सिविल सर्विसेज में कार्यरत थे, किसी कार्य से अमेरिका प्रशिक्षण हेतु गए और वहाँ उनका परिचय कंप्यूटरों पर समय की गणना करने वाले सॉफ्टवेयरों से हुई और उन सॉफ्टवेयरों के आधार पर उन्होंने वाल्मीकि रामायण में राम के जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं के नक्षत्रों का जो विवरण दे रखा है, उन नक्षत्रों के आधार पर कुछ गणनाएं की। इस पुस्तक का नाम है श्री राम के युग का तिथि निर्धारण। पुष्कर भटनागर द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। यह पुस्तक आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व आ चुकी थी, लेकिन जैसा कि राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार में बहुत सारी बाधाएं हैं, इस पुस्तक का बहुत ज़्यादा प्रसार नहीं हो सका। ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो राष्ट्रवादी इतिहास की नींव है, लेकिन न तो उनके तथ्यों के आधार पर पाठ्यपुस्तकों का लेखन किया गया है और न ही जन सामान्य में वो पुस्तकें प्रचलित हो पाई। इसके पीछे जो हमारा जो राष्ट्रवादी चिंतन करने वाला जो जन समुदाय है, वह भी एक बहुत बड़ा कारण है। राष्ट्रवादी चिंतन करने वाले जन समुदाय को एकजुट होने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। मैं इस पुस्तक के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं केवल इतना बताऊंगा कि इस पुस्तक में लगभग वाल्मीकि रामायण में जो राम का जीवन दिया है, उसकी नक्षत्रों के आधार पर जब गणना की गई तो वो समय लगभग 120 वर्ष का है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये पता चला कि ये जो अवधि है वो लगभग 120 वर्षों की है। अब इन 120 वर्षों में जो घटनाएं हैं, वो बड़े आश्चर्य की बात है। इन्होंने इसका कोई एक छोटा सूची नहीं बनाया, लेकिन इन्होंने जो जो घटनाएं ली हैं वो कुल घटनाओं की संख्या 29 है। 29 घटनाएं वाल्मीकि रामायण में 29 जगहों पर नक्षत्रों का विवरण दिया है और ये छोटी छोटी घटनाओं से जुड़े हुए हैं। इसमें राम का जन्म सम्मिलित है, इसमें रावण का वध, मेघनाथ का वध, राम का राज्याभिषेक, राम का वनवास गमन, राम की अयोध्या वापसी, ये सब बहुत सारे प्रसंग हैं। इन प्रसंगों की सबसे खास बात है वो ये है
जिस प्रकार की नक्षत्र गणना, नक्षत्र विवरण वाल्मीकि ने दिया है, सॉफ्टवेयर के अनुसार वह नक्षत्र स्थिति ईस्वी से 5114 5114 वर्ष पूर्व बनी थी और 5114 से लेके ईस्वी के 4994 तक ये स्थितियां बनी रही। अब इसमें दो तीन चीजें हैं और जो महत्वपूर्ण है, पुष्यमित्र शुंग या उसके बाद का व्यक्ति अगर रामायण को कल्पना से लिखता है और नक्षत्रों का वर्णन करता है तो दो स्थितियां बनती हैं। वो या तो किसी कल्पना के आधार पर नक्षत्रों का वर्णन करेगा और या किसी परंपरा के आधार पर नक्षत्रों का वर्णन करेगा। लेकिन अगर वाल्मीकि किसी परंपरागत रूप से कहीं से वर्णन लाते तो उसका विवरण देते और जनश्रुति के आधार पर वो विवरण समाज में उपलब्ध होता है। लेकिन नक्षत्रों की गणना एक जटिल विषय है, एक आसान विषय नहीं है। तो निश्चित रूप से नक्षत्रों का विवरण वह व्यक्ति दे सकता है जो उस समय पर, उस कालखंड में स्वयं उपस्थित हो। क्योंकि पुष्यमित्र शुंग के टाइम पर कंप्यूटर नहीं थे कि किसी कालखंड के एक्यूरेट 120 वर्ष के विभिन्न नक्षत्रों की स्थितियों को कोई व्यक्ति बिल्कुल सटीक तरीके से बिछाकर रख दे कविता के रूप में। ये भला कैसे संभव है? यह तभी संभव है जब वह व्यक्ति उस कालखंड में स्वयं उपस्थित हो। और वाल्मीकि के लिए कहा भी जाता है कि वाल्मीकि राम के समकालीन थे। तो हम यह तो मान सकते हैं कि संस्कृत में, देवनागरी लिपि में वाल्मीकि कृत रामायण का पुनर्लेखन पुष्यमित्र शुंग और उसके बाद हुआ होगा। लेकिन पुष्यमित्र शुंग के समय में बैठ के कल्पना करके 5114 ईसा पूर्व का विवरण 120 साल तक का क्रमशः जो का त्यों कविता के रूप में ताड़पत्रों पर उतार देना संभव नहीं लगता। संभावना केवल एक बात की है कि वह 5114 ईसा पूर्व से कंठस्थ रूप में, काव्य रूप में निरंतर कोई परंपरा चली आ रही है और उस परंपरा को देवनागरी लिपि में पुष्यमित्र शुंग के समय पे लिखवाया जाता है। ये बहुत विचारणीय बात है। और इन्हीं बातों से एक बात और सिद्ध होती है कि संस्कृत का लेखन कार्य भले ही पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे शुरू हुआ हो, देवनागरी में लेखन कार्य भले ही पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे शुरू हुआ हो, लेकिन संस्कृत भाषा का वह रूप वाल्मीकि के समय से निरंतर चला आ रहा है। मैंने कल के वक्तव्य में बताया था कि स्वयं बौद्ध इस बात को मानते हैं कि वेदों का साहित्य बुद्ध के समय पर उपलब्ध था और उस समय उस भाषा को छांदस कहा जाता था। यह वेद भाषा छांदस, जिसे हम आज वैदिक संस्कृत कहते हैं, वेद बुद्ध काल से निरंतर चली आ रही है। और जब ये बुद्ध काल से निरंतर चली आ रही है तो यह भी तय है
के कंठस्थ प्रणाली के रूप में हो सकता है कि पुष्यमित्र संघ के समय पे देवनागरी में लिखवाई गई। मुझे इस बात पे कोई आपत्ति नहीं है कि अशोक के समय पे ब्राह्मी लिपि चलती थी, देवनागरी लिपि नहीं चलती थी। देवनागरी लिपि का बाद में विकास हुआ होगा, लेकिन लिपि एक अलग चीज है और भाषा एक अलग चीज है। और यह सर्वविदित है कि प्रारंभ में जब लेखन की खोज नहीं हुई थी तो भाषा और कविता कंठस्थ रूप में चला करती थी। और यही कारण है कि वेदों को श्रुति कहा गया है, सुनकर परंपरा रूप में आगे लेने की प्रणाली। और जब सुनकर कंठस्थ करने की प्रणाली होती है तो हमें अपने बचपन के वह प्राइमरी स्कूल याद आ जाते हैं जब हमारे ही गांव का अध्यापक हमें पेड़ के नीचे बिठाकर बहुत सारी चीज़ें रटवा देता था। बहुत सारे लोगों को याद होगा कि आज के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जो टेबल्स पढ़ाई जा रही हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आज से लगभग 40-50 वर्ष पूर्व हिंदी में या बोली में या क्षेत्रीय भाषा में उसे अध्यापक पेड़ के नीचे बिठाकर एक सुर में, लय में याद कराते थे। और ये जो जिनको हम मेरे यहाँ पे मेरे क्षेत्र में इनको पहाड़ा कहा जाता था, ये टेबल आज का बच्चा अगर 10 तक याद कर ले तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि प्रणाली बदल गई। जब हम 2 2 जा 4 करते हैं तो जो एक रिदम, एक लय था वो खत्म हो गया। लेकिन उस युग में इन पहाड़ों को कंठस्थ करने की जो सीमा थी वो 40 तक पहुंचती थी। 23 तर्रार बच्चे 40 तक पहाड़े याद करते थे। और यही नहीं, उस समय अंशों के पहाड़े भी याद कराए जाते थे। आधा, चौथाई, पौना, सवैया, ड्योढ़ा, ढैया, ये 5 प्रकार के पहाड़े कंठस्थ कराए जाते थे। तो यह तो तय है कि हमारे देश में शिक्षा का माध्यम कंठस्थ प्रणाली थी, लेखन प्रणाली नहीं। तो इस दृष्टि से देखें तो पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं कि जो नक्षत्र स्थितियां 5114 ईसा पूर्व थी और वो 120 वर्ष के अंतराल में बिखरी हुई थी, वो निश्चित रूप से कंठस्थ प्रणाली के माध्यम से अब तक हमारे तक पहुंची है। एक मैं उदाहरण देता हूं और बहुत छोटा सा उदाहरण है, चीजें समझ में आएंगी। हम पूरी दुनिया जिस कैलेंडर को आजकल उपयोग में लाती है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, यूरोपीय कैलेंडर है। लेकिन हम जब तिथियों के रूप में अपने धार्मिक उत्सवों को मनाते हैं तो यह कैलेंडर अनुपयोगी हो जाता है। उस समय हम जिस कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं भारत सरकार ने संविधान के निर्माण होते समय शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में निर्धारित किया था। यह जो शक संवत का कैलेंडर है ईसवी सन वाले कैलेंडर से 78 वर्ष कम करके चलता है। और ये 78 वर्ष कम करके इसलिए चलता है कि जो शक का जो काल है वो कनिष्क का काल है। यानी कनिष्क के युग को हमारे संविधान में स्थान दिया गया और उस कनिष्क के काल को शक संवत के रूप से नाम देते हुए हमारी सरकार ने हमारे उस समय के
हमारे नेतृत्वकर्ताओं ने सोचा कि हमारे देश की जनता इसको अपनाएगी। आज़ादी मिले 73 वर्ष बीत चुके हैं। इन 73 वर्षों में भारत की जनता ने उस शक संवत के कैलेंडर को नहीं अपनाया। किस कैलेंडर को अपना रखा है? उस कैलेंडर का नाम है विक्रमी संवत। और यह विक्रमी संवत का प्रारंभ काल ईस्वी के 57 साल पूर्व है। यही कारण है कि विक्रमी का संवत ईस्वी सन के संवत से 57 अंक अधिक होता है। लेकिन इस विक्रमादित्य के बारे में, जिसकी संवत समान रूप से पूरे देश में प्रचलित है, इस विक्रमादित्य के बारे में इतिहास में न के बराबर जिक्र आता है। जिस देश की जनता विक्रमादित्य को आज तक उसकी संवत के रूप में याद करती है, वह विक्रमादित्य महान नहीं है। यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि भारत के इतिहास में अगर महान सम्राट हुए हैं तो वो या तो कनिष्क या अशोक या अकबर। और ये तीनों इसलिए महान हैं कि इन्होंने सनातन संस्कृति पर प्रहार किया। ये तीनों सनातन संस्कृति के विरोधी के रूप में ख्यात थे, इसलिए महान है। तो सनातन संस्कृति के मानने वालों को यह विचार करना चाहिए कि स्वतंत्रता के बाद से ही हमारे नेतृत्वकर्ता हमारी संस्कृति को किस प्रकार पददलित कर रहे थे। मैं जिस राम के युग के निर्धारण की बात कर रहा था, उस राम के निर्धारण में 2-3 चीजें और हैं। वाल्मीकि रामायण में सरस्वती नदी की 2 बार चर्चा है और दोनों स्थानों पर इसे उन दिनों में प्रवाहमान नदी के रूप में उल्लेखित किया गया है। पहला संदर्भ तब आता है जब भरत भगवान राम के वनवास तथा राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात अपनी माता के राज्य से अयोध्या लौट रहे थे। अपनी माता के राज्य से यानी कि कैकय प्रदेश से जब वो अयोध्या लौटते हैं भरत, तो सरस्वती नदी को पार करते हैं। और सब जानते हैं कि कैकय प्रदेश का मतलब जो आज का पाकिस्तान है, बलूचिस्तान है, वह है। और वहाँ से अयोध्या आने के लिए सरस्वती नदी को, अगर सरस्वती नदी अस्तित्व में है तो पार करना ही होगा। तो वाल्मीकि रामायण में सरस्वती नदी की यदि कल्पना है तो आप स्वयं विचार करिए कि पुष्यमित्र शुंग के टाइम पर क्या यह सरस्वती नदी थी? अगर हम मान लेते हैं कि रामायण की कथा वाल्मीकि नामक व्यक्ति ने पुष्यमित्र शुंग के काल में अथवा उसके बाद लिखी, तो क्या वह व्यक्ति उस युग में सरस्वती नदी के विषय में कल्पना कर सकता है? अथवा सरस्वती नदी के विषय में अगर उसके मन में विचार आता है तो कहाँ से आता है? अथवा जो कैकय प्रदेश है, कैकय प्रदेश से अयोध्या के बीच में ये सरस्वती नदी पड़ती है, वाल्मीकि को कैसे ज्ञात हुआ? क्योंकि अगर हम राम की कथा को काल्पनिक कथा मान लें, पुष्यमित्र शुंग के समय पे लिखी हुई कथा मान लें, तो उस युग में सरस्वती नदी नहीं थी। और तो और स्वयं बुद्ध के समय में भी सरस्वती नदी नहीं थी। सरस्वती नदी का लोपन सिंधु घाटी सभ्यता के लोपन के साथ ही हो गया था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आज सारस्वत सभ्यता भी कहा जाता है। और ये निश्चित रूप से मौसम परिवर्तन के कारण हुआ। यह बात वैज्ञानिक रूप से किसी से छिपी नहीं है कि जो अरावली पर्वत राजस्थान आज
एक रेगिस्तान और सूखे प्रदेश के रूप में जाना जाता है। तो यह अरावली पर्वत विश्व का प्राचीन पर्वत है और निश्चित रूप से इसका अपरदन हुआ है और उसके परिणाम स्वरूप यह इस स्थिति में आया है। देसी भाषा में कहें तो घिस चुका है। बहुत बड़ा समय अंतराल बीतने के कारण घिस चुका है। घिस घिस कर इसका रेत, जो भी जलधाराएं थी उनको सोखते हुए रेगिस्तान के रूप में परिवर्तित हो चुका है। यह बहुत बड़ा प्रमाण है कि सरस्वती नदी जो बार बार हमारे धार्मिक संदर्भों में आती है, वो इस अरावली पर्वत के क्षेत्र में होकर के निकलती थी। और अब उपग्रह से की गई शोध के अनुसार इस सरस्वती नदी का मार्ग भूमि के अंदर पूरा का पूरा ज्ञात हो चुका है। आज सिंधु घाटी की सभ्यता केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता नहीं, अपितु पाकिस्तान और लगभग आधे भारत में सैकड़ों स्थलों की इसकी खोज हो चुकी है। और मजे की बात यह है कि इन सैकड़ों स्थलों का जो समय अवधि जो कार्बन डेटिंग से आ रही है, वो उस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो 3000 साल हैं वो नहीं, बल्कि यह समय अवधि 10,000 साल तक पहुंच रही है। अब आप कल्पना करिए कि महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास के क्षेत्र जो 10,000 साल पहले विघटित हो चुके, तो उनको अगर आर्य सिंधु घाटी के लिए आक्रमण करने आए तो 3000 साल पहले आए, तो वहाँ पर आक्रमण करने के लिए गुजरात में क्या पहले ही आ गए थे? और जिस समय वो पहले आए, सिंधु घाटी क्षेत्र से होकर उन्होंने प्रवेश किया, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को उन्होंने क्यों छोड़ दिया? सीधे अंदर आकर उन्होंने इन नगरों को कैसे ध्वस्त किया होगा? तो जो आर्य की थ्योरी है वह स्वमेव असत्य सिद्ध हो चुकी है। और बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे पाठ्य पुस्तकों से अभी तक इस सिद्धांत को हटाया नहीं गया है। एक दूसरा प्रसंग और है सरस्वती नदी का। जब सुग्रीव सीता जी की खोज में वानरों को प्रत्येक दिशा में भेज रहे थे, तो सुग्रीव उन वानरों से कहते हैं, आप लोग भागीरथी अर्थात गंगा, सरयू, कौशिकी, यमुना, सरस्वती, सिंधु, सोन, माही, कालमाही नदियों के तटों पर और उसके आसपास सीता जी की खोज करें। अर्थात सीता जी की खोज के प्रसंग में भी सुग्रीव वानरों को सरस्वती नदी के तटों के आसपास सीता जी की खोज के लिए कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में सरस्वती के 2 जिक्र है। अब आप तर्क दे सकते हैं कि वेद पहले से ही वर्णित थे, वेदों में सरस्वती का जिक्र था, तो पुष्यमित्र शुंग के समय पे जानबूझकर वाल्मीकि ने सरस्वती का नाम लिख दिया होगा। मान लेते हैं, यह तर्क मान लेते हैं। लेकिन विचारणीय बात यह है कि वह वाल्मीकि अगर पुष्यमित्र शुंग और उसके बाद है, तो फिर 120 साल के कालावधि के नक्षत्रों का वर्णन किस प्रकार करता है, किस कंप्यूटर से करता है, किस गणना से करता है। और आश्चर्य की बात यह है कि बुद्ध से लेकर आज तक वह नक्षत्र स्थिति नहीं आई है। सॉफ्टवेयर की गणनाओं के माध्यम से यह सिद्ध हो चुका है कि यह नक्षत्र स्थिति आज से 5114 ईसा पूर्व का मतलब हो गया कि आज के 2000 साल और जोड़ दे तो 7000 लगभग 7000 वर्ष पूर्व बनी है। 7000 वर्ष के से बाद में तो यह नक्षत्र स्थिति आज तक बनी ही नहीं है। दूसरी बात
कि वाल्मीकि पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे इस 7000 साल पुरानी नक्षत्र स्थिति को उसी क्रम में ये 12 वर्ष की उम्र में विवाह, 25 वर्ष की उम्र में राज्याभिषेक और वनगमन, 39 वर्ष की उम्र में रावण का वध और उसके अलावा बाकी की सारी चीजें। आखिरकार यह नक्षत्र स्थितियां इसी क्रम से वाल्मीकि पुष्यमित्र शुंग के समय पर किस प्रकार से लिख देता है, यह बहुत विचारणीय बात है। इस गणना से सिद्ध होता है कि वाल्मीकि राम के समकालीन थे और राम का समय निश्चित रूप से आज से 7000 वर्ष पूर्व का था। अब मैं इसी संदर्भ में 30 जुलाई 2011 को वैज्ञानिक राष्ट्रपति रहे पूरे देश के सम्माननीय डॉक्टर एपीजे कलाम के एक वक्तव्य को, जिसकी फोटोकॉपी मेरे पास उपलब्ध है और यह वक्तव्य उनके प्रकाशित कार्यों में सम्मिलित है, जिसकी फोटोकॉपी मेरे पास उपलब्ध है। मैं उसमें से कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। राम के विषय में एपीजे कलाम ने जो कहा, आप ध्यान दीजिए इन बातों पे। एपीजे कलाम एक मुस्लिम है, राष्ट्रवादी मुस्लिम। एपीजे कलाम एक वैज्ञानिक है। मुस्लिम और वैज्ञानिक, ये दोनों के दोनों तथ्य अगर सामान्य दृष्टि से हम देखें तो सनातन संस्कृति के विरोध में जाते हैं, जैसा कि सनातन संस्कृति के विषय में एक अवधारणा बना रखी है। सनातन संस्कृति यदि कपोल कल्पना है तो एक वैज्ञानिक इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, और यदि वो वैज्ञानिक मुस्लिम है तो तौबा तौबा। लेकिन भारत के युवाओं के हृदयों में बसे इन वैज्ञानिक एपीजे कलाम जी ने जो कहा है वह है, मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगा। यह पुस्तक एक अलग व्यक्ति की है, पुष्कर भटनागर की है, और यह आलेख एपीजे कलाम का है। इसमें यह पूरा आलेख यूँ तो पढ़ने के लायक है, और जो लोग मुझसे कहेंगे तो मैं व्हाट्सएप के थ्रू, अगर अपना नंबर देंगे तो मैं व्हाट्सएप के थ्रू इस आलेख को सबको उपलब्ध भी करा दूंगा। लेकिन मैं इसमें जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं मैं वो कहना चाहता हूँ। वर्तक एक वैज्ञानिक का नाम इन्होंने दिया है। विशिष्ट इतिहासकार डॉक्टर पीवी वर्तक ने वाल्मीकि का काल लगभग 7323 वर्ष पूर्व निकाला है। लगभग 7000 वर्ष पूर्व। तक्षशिला का विश्वविद्यालय बुद्ध से भी पूर्व 700 ईसा पूर्व स्थापित किया गया है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है, मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ के सुना दूंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आधुनिक तारामंडल सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके खगोलीय गणनाओं से साबित होता है कि वाल्मीकि के रामायण में वर्णित खगोलीय घटनाएं वास्तव में वर्तमान से 7000 वर्ष पूर्व उसी क्रम में घटी थी जैसा कि रामायण में लिखा है। राम सेतु उसी स्थान पर समुद्र में डूबा हुआ पाया जाता है जहां रामायण में वर्णित है। जलमग्न द्वारिका की खोज भी भारत सरकार के समुद्री पुरातत्व विभाग द्वारा की गई है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल
नासा वैश्विक परिवर्तन मास्टर निर्देशिका द्वारा दिए गए अनुमान के अनुसार पिछले 7000 वर्षों में समुद्र सतह का स्तर लगभग 2.8 मीटर अर्थात 9.3 फीट बढ़ा है। वर्तमान में राम सेतु के अवशेष समुद्र सतह से लगभग इसी गहराई अर्थात 9 से 10 फीट के नीचे पर पाए गए हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्तमान से 7000 वर्ष पूर्व इस सेतु का प्रयोग भूमि मार्ग के रूप में किया जाता था। हजारों वर्ष पूर्व मानव द्वारा निर्मित सेतु का यह अकेला उदाहरण है। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह सदैव स्मरणीय रहने वाले इस देश के सबसे लोकप्रिय वैज्ञानिक राष्ट्रपति एपीजे कलाम का कथन था। और उनका इस विषय में जो रुचि थी वो इसलिए थी, जिन लोगों ने एपीजे कलाम की जीवनी पढ़ी हो, आत्मकथा पढ़ी हो, अग्नि से उड़ान, कि वह उसी रामेश्वरम में पैदा हुए थे जिसका स्थान, जिसका संबंध राम सेतु से है। आज भी रामेश्वरम में अगर एक और रामेश्वरम का मंदिर है, धनुषकोटी है, तो तीसरी एक जो आकर्षण की वस्तु है वह एपीजे कलाम का स्मारक भी है। एपीजे कलाम का बचपन उसी रामेश्वरम मंदिर की वीथिकाओं में बीता था, इसलिए उन्हें वह प्रिय भी था। और उन्होंने इस लेख के माध्यम से वैज्ञानिक ढंग से यह स्वीकार किया कि राम का अस्तित्व वास्तव में था और यह आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व था, 5114 ईसा पूर्व। तो मेरे राष्ट्रवादी विचारक साथियों, हमें जुटना है। आज जो हम लोगों की बैठक हुई तो लद्दाख में भोट भाषा के विद्वान, बौद्ध धर्म के विशेषज्ञ जब प्रदीप कुमार दास जी ने कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि हमें स्थानीय इतिहासों को एकत्रित करने के लिए परिश्रम करना चाहिए और स्थानीय लोगों से ही उस दिशा में कार्य कराना चाहिए, तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अनेकों वर्षों से मेरे मन में ये चल रहा था कि राष्ट्रवादी विचारधारा पर केंद्रित भारत के इतिहास के लिए एक भारत इतिहास कोश होना चाहिए। आज इंटरनेट का युग है, यह भारत इतिहास कोश वेबसाइट और वेब पोर्टल के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से विकसित किया जा सकता है। लेकिन यह इतने बड़े कार्य हैं कि एक या दो व्यक्ति के बस की नहीं। हमें प्रत्येक जनपद से कम 10-10 व्यक्तियों का समूह चाहिए। भारत में लगभग 800 के करीब जनपद हैं। 10-10 व्यक्तियों का समूह मिलेगा तो 8-10 हज़ार लोग मिलकर जब काम करेंगे तो जो हमारा लक्ष्य है सनातन संस्कृति को स्थापित करने का, उसके सुदृढ़ करने का, और ये जो जितने भी झंझावात जो आ रहे हैं, इन झंझावातों को फूंक मार के उड़ाने का जो हमारा स्वप्न है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो मेरे इन विषयों में रुचि ले रहे हैं, मुझे इतने स्नेहपूर्वक सुन रहे हैं, वो निश्चित रूप से साथ आएंगे, मिलकर कार्य करेंगे। मेरा निवेदन है कि आज सारे लोग जो भी इस वक्तव्य को देखें, इस समय देख रहे हों या बाद में देखें, वो अपने अपने व्हाट्सएप नंबर दें, तो मैं एपीजे कलाम का जो ये लेख है उन तक पहुंचाने की मैं व्यवस्था करूंगा। और मैं चाहूँगा कि वो लोग राष्ट्रवादी लेखक संघ में सक्रिय रूप से जुड़कर इस सारस्वत महायज्ञ को विशाल वटवृक्ष की तरह विकसित होने के लिए अपना योगदान दें। नमस्कार, धन्यवाद।